अब क्लास 10 के बच्चों के लिए अब आगे का जो सब टॉपिक है 1848 उदारवादियों की क्रांति, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में अब हम विस्तृत विवेचना करेंगे बच्चों। 1848 में जब यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी, हंगर से किसान विद्रोह कर रहे थे, उसी समय उसी के साथ साथ पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय भी एक क्रांति कर रहे थे। आप इस बात को भी समझ गए कि फ्रांस की राजनीति में उथल पुथल का दौर चल रहा था, जहां पे आम जनता भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह के कारण लोग अपने अपने मांगों को लेकर फ्रांस के सड़क पर आ गए थे, जिसका परिणाम फरवरी 1848 में लुईस फिलिप को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फ्रांस की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अब फ्रांस एक रिपब्लिक गणतंत्र बन गया था। फ्रांस की नेशनल असेंबली, जिसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, ने घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार, एडल्ट यूनिवर्सल मेल सफरेज की घोषणा की। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेल को यह अधिकार मताधिकार का ही मिला था, फीमेल को नहीं मिला था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। काम की गारंटी का अधिकार दिया गया। रोजगार के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए थे। ये सारे आप जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। मैं राकेश सर, राकेश नॉलेज कॉर्नर के साथ NCERT की सब टॉपिक 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स की विवेचनाओं के साथ नमस्कार। वीडियो पर कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके विचार, आपकी समझ को समझकर विषय वस्तु पर आगे बढ़ा जा सकता है। आपके कमेंट्स का स्वागत है। हम इसे सरल भाषा में समझाने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है। हमेशा यूरोप का इतिहास को विद्यार्थी कठिन मानते हैं। इस वीडियो को आप अवश्य ध्यान से देखेंगे, आपको विषय वस्तु बहुत ही सरल लगेगा। तब आप उसके बाद सेल्फ स्टडी के दरमियान आप NCERT के सब टॉपिक विषय वस्तु को पढ़ेंगे। आपको बहुत ही सरल लगेगा और आप उसे आसानी से समझ सकेंगे। जब समझेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर आप अच्छे ढंग से दे पाएंगे बच्चों। अब अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए, सब्जेक्ट की बात करें। आप पहले से जानते हैं कि यूरोप के अन्य भाग जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए, अभी इसका अर्थ है कि वह राज्य स्वतंत्र नहीं हुआ था, अभी भी राजा के अधीन था। क्षेत्रवाद में अलग अलग राजाओं का नियंत्रण था। राजाओं के प्रति समर्पण था, डिवोशन था, राष्ट्र राज्य के प्रति नहीं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जर्मनी है, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्ग, लिबरल मिडिल क्लास के स्त्री पुरुष ने संविधान की मांग, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिफिकेशन की मांग पर जोर दिया। जन आंदोलन, पढ़े लिखे लोग, एक राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांत पर आधारित थे, जिसे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर आधारित थे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल ये सारे जो संसद की तरह जैसे काम करते हैं। जैसे कि हमने अपना भारत की संसद की बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे सारी चीज जो है अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसी तरह की मांग जो है इस सारे राष्ट्र राज्यों के
प्रति राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे थे। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड मेंबर जुलूस निकालकर फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता हेड के रूप में ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब जर्मन के प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। कुलीनबर्ग, जिसे अरिस्टोक्रेसी क्लास कहा जाता है, और सेना का भी समर्थन निर्वाचित सदस्यों को नहीं मिला। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन भी खो दिए। अंत में सैनिकों को बुलाया गया, जर्मन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन का जो एक रास्ता तय हो रहा था, जो एक यूनिफिकेशन की ओर जा रहा था, वह लगभग असंभव सा हो गया। अब हम दूसरी तरफ महिलाओं की राजनीति की बात करें तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा भी एक बहुत विवादास्पद बन गया, जो वर्षों से बड़ी संख्या में आंदोलनों में भाग लेते रहे थे। महिलाओं ने खुद की राजनीतिक संगठन की स्थापना की, अखबार की शुरुआत की, राजनीतिक बैठकें और प्रदर्शन किए। इसके बावजूद भी उन्हें असेंबली के चुनाव के दरमियान मताधिकार से वंचित रखा गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में स्थित खड़े होकर उन्हें विजिटर्स का ही अधिकार मिला। हालांकि रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, जैसा कि आपने देखा, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आने लगा था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी को ज़्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, अतः उन्हें कंसेशन देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह के विचार जो है वह आम रूढ़िवादियों में आने लगे थे। इस प्रकार 1848 के बाद में मध्य और पूर्वी यूरोप निरंकुश राजशाहियों में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया था। उनके विचारों में भी परिवर्तन आने शुरू हो गए थे, उनकी सोचें भी बदलनी शुरू हो गई थी। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र में और रूस में भूदासो, जिसे सर्वडम कहा जाता है, और बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर को समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता, मोर ऑटोनॉमी 1867 में दी। तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि जो उदारवादी की जो क्रांति थी, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो रास्ता था, वह रास्ता अब कुछ हद तक आगे आने के लिए अग्रसर था। अब आगे हम ये देखेंगे कि यह जर्मनी का यूनिफिकेशन का एक शुरुआती दौर था, या इसे हम यह कहें यह पहला फर्स्ट स्टेप था जो आगे चलकर जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अब तक आपने देखा कि 1848 का जो लिबरल रेवोल्यूशन की बात को हमने देखा, जो वह एक रास्ता बना रहा था, वह एक एकीकरण का रास्ता को तय कर रहा था, यह हम लोगों ने देखा, जिसका परिणाम जो है आगे चल के जो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिसका यूनिफिकेशन में
मदद मिलेगा। जर्मन का निर्माण, अब हम NCERT का सब टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? कैन द जर्मनी आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? यह एक प्रश्न है बच्चों, जिसके बारे में हम देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण और एक इटली का एकीकरण होना है। अब हम लोग उसी की तरफ, एकीकरण की तरफ आगे चलेंगे। हमने देखा कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होना शुरू हो गया था। मीन्स अर्थ है नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड द रेवोल्यूशन। अब आपने मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम अब जो क्रांति और जो नेशनलिस्ट जो भावना थी, उसका जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना था, वह अब ऐसा अब संभव नहीं था। अब यह संभव कब होगा? जब वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के कंजर्वेटिव जो शासक वर्ग हैं, वह लोग इस बात को अब समझने लगे थे कि अब वक्त आ गया है कि अब जर्मनी और इटली का एकीकरण किया जाए। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व, पॉलिटिकल डोमिनेशन हासिल करने के लिए रूढ़िवादी ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव इस बात को समझ चुके थे कि अब हम लिबरल नेशनलिस्ट की चाहत को, जो आम जनता की चाहत है, जो उसमें नेशनलिस्ट इमोशन भरे हैं, अगर हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ कोई भी जो है वह खड़ा नहीं होगा और हमेशा मान सम्मान वह, इसलिए हमें हमेशा मान सम्मान को बनाकर चलना चाहिए। ऐसा कंजर्वेटिव के जो सोचने वाले थे, उन्होंने ऐसा सोचा। हम उस प्रक्रिया में देख सकते हैं कि जर्मन इटली एकीकृत यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली होकर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण बना। अगर 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के कुछ पहलू पर ध्यान दें, जैसा आपने देखा है, राष्ट्रीय भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लिबरल मिडिल क्लास लोगों में थी और 1848 में जर्मन महासंघ जर्मन कॉन्फेडरेशन के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद 831 जो निर्वाचित संसद थे द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। मगर राजशाही अरिस्टोक्रेसी फौज मिलिट्री ने दबा दिया एवं प्रशा के भूस्वामी जो जंकर्स कहलाते थे, उनका भी समर्थन नहीं मिला था। जैसा कि आपने ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं। अब कंजर्वेटिव में परिवर्तन के पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व को संभाला। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एकीकृत करने की जिम्मेदारी ली, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस तरह से 18 जनवरी 1871 में वर्साय के एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। वह जगह था शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। जैसा कि आपने देखा
कि प्रश्न जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिसका कि एकीकरण हो पाया। नए राज्य में ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। बच्चों, आपने जर्मनी का एकीकरण को देखा। अब आप यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। यह क्वेश्चन आपके सामने है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजेंगे। उम्मीद है बच्चों की यह आपका जर्मनी एकीकरण का विश्लेषण आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और अब आगे का जो विश्लेषण करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उसमें आपका इटली का एकीकरण और ब्रिटेन के बारे में जो विशेष चर्चाएं होंगी। नमस्कार।